मनोहर किसके साथ इतनी बुरी तरह व्यवहार कर रहा है? कौन है वो और क्या किया उसने जो इतना बुरा सुन रहा है? और क्या सचमुच इसके बाद मनोहर उसे गांव से बाहर निकाल देगा? ये सब जानने के लिए इस कहानी में बने रहिए हमारे साथ। भागलपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम शमशेर सिंह था। वो गांव का सबसे बड़ा आदमी कहा जाता था। वो पैसों से धनी था लेकिन दिल का गरीब था। उसी गांव में रघु अपनी पत्नी मालती, बेटी सीता और बेटे पिंटू के साथ रहता था। वो आइसक्रीम बेचा करता था। एक दिन चिंता में बैठे रघु को देखकर मालती बोली, क्या हुआ जी, आप चिंता में क्यों हो? क्या कहूँ मालती, हम गरीब का तो जीना ही बेकार है। ठंडी के दिन आ रहे हैं, अब आइसक्रीम की बिक्री भी बहुत कम हो रही है। हाँ जी, लेकिन आप चिंता न कीजिए, ऐसे में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो उसमें भी पैसे लगाने होंगे, वो कहाँ से आएंगे? यही सब सोचकर तो चिंता होती है। और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इन्हें पढ़ाना भी तो है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हिम्मत रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मालती, हम गरीब लोगों के साथ कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे और कोई काम ही नहीं आता। हम जैसे गरीब लोगों को कहीं काम भी नहीं मिलता। फिर कुछ दिनों बाद कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है और तिल संक्रांता का दिन नजदीक आ जाता है। गांव में तिल संक्रांता मनाने के लिए सभी घरों में तैयारियां शुरू होने लगी थी। माँ, ठंडी बहुत बढ़ गई है, कुछ करो जिससे ठंड न लगे। हाँ बेटा, कुछ करती हूँ। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है जो तुम लोगों के लिए स्वेटर और कंबल ले आऊं। माँ, क्या मैं किसी घर से स्वेटर और कंबल मांगने जाऊं? मैं गई थी बेटी, लेकिन किसी ने नहीं दिया। रुको, तुम्हारे पिताजी के आने पर कुछ करते हैं। रघु भी दिन भर 2 वक्त की रोटी जुटाने और ठंडे से राहत पाने के लिए चीजों की खोज में रहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो जब थका हारा घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, आप आ गए जी, आपको कुछ मिला क्या जिससे बच्चों की भूख मिट सके? नहीं मालती, कुछ नहीं मिला। एक काम करता हूँ, मैं जाकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाता हूँ और उन्हें जलाकर ठंड से तो कुछ राहत मिलेगी। रघु जंगल से लकड़ियां ले आता है और भगवान की कृपा से खाने के लिए कुछ फल भी मिल जाते हैं। रघु खुश होकर जल्दी घर आता है। क्या बात है जी, आप बहुत खुश हैं? हाँ मालती, भगवान की कृपा से खाने के लिए कुछ फल भी मिल गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ पिताजी, हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। हाँ बेटा, लो, तुम लोग खा लो। सीता अपने पिता से फल लेकर जल्दी से उसे धोकर अच्छे से काटकर सबके लिए लेकर आती है। तब तक मालती और रघु आग जलाते हैं। तुम लोग अच्छे से पेट भरकर खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है। आप झूठ ना बोलिए पिताजी, मैं जानती हूँ आपने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है, इससे हम सब लोग मिलकर खाएंगे। हाँ जी, बेटी सही बोल रही है, सभी खाएंगे। ये सब मिलकर फल खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। ठंड बहुत लग रही है, आग बुझने मत देना, नहीं तो हम ठंड से मर जाएंगे। बेटा, लेकिन रात भर इसे जलता नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इससे हमारी झोपड़ी में आग लग सकती है। सुनिए जी, हम बचे रहेंगे तभी तो घर की जरूरत पूरी होगी। बेटी सही कह रही है, जलने दीजिए। मालती के कहने पर और बच्चों की भी परवाह करते हुए रघु बात मान जाता है और आग जलने देता है। सब सो जाते हैं। उतने में रघु की कही बात सच हो जाती है और आग बढ़कर झोपड़ी में लग जाती है। फिर मालती की नींद खुलती है। अरे उठो जी, झोपड़ी में आग लग गई है। क्या क्या कह रही हो? हाँ जी, देखिए। मालती, जल्दी से बच्चों को उठाकर बाहर ले चलो, मैं आग बुझाने की कोशिश करता हूँ। मालती जल्दी से बच्चों को उठाती है और बाहर ले जाती है। रघु आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग बढ़ती जाती है और उसकी पूरी झोपड़ी और उसमें रखा सब सामान जलकर खाक हो जाता है। वे लोग रोड पे आ जाते हैं। पिताजी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ बेटा, कुछ सोचता हूँ। ऐसे ही 1-2 दिन रघु और उसका परिवार रोड पर भटकता रहता है, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। फिर वो लकड़ी और पत्तों के सहारे एक छोटी झोपड़ी तैयार करता है। अगले दिन गांव में लोग तिल संक्रांत मनाते हैं। पिताजी, बहुत जोरों की भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया और गांव में सभी लोग तिल के लड्डू खा रहे हैं, मुझे भी चाहिए। रुको बेटा, जाता हूँ कुछ जुगाड़ करने के लिए।
उधर गांव का सबसे अमीर आदमी तिल के लड्डू से भरा थाल लिए जा रहा होता है। उसे देख रघु उसके पास पहुंचता है। मालिक, आप मुझे थोड़े तिल के लड्डू दे सकते हैं क्या? मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा रास्ता रोका? मालिक, थोड़ी दया कीजिए मुझ पर। ये देखकर मनोहर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रघु को लात मारकर कहता है, तुझ गरीब भिखारी की इतनी हिम्मत की तूने मुझे छुआ और मेरे एक बार मना करने के बाद भी तू यहाँ से नहीं गया? अगर दोबारा कहा तो तुझे यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। मंदिर का प्रसाद ले जा रहे हैं मालिक। चल भाग यहाँ से भिखारी। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगा? रघु के इतने कहने पर मनोहर की थाली में से एक तिल का लड्डू उड़कर उसके हाथ में आ जाता है। ये देख रघु हैरान हो जाता है। ये कैसा जादू है भगवान? लेकिन इस एक तिल के लड्डू से बच्चों की भूख कैसे मिटेगी भगवान? थोड़े और होते तो बच्चों की भूख मिट जाती। रघु के इतने बोलते ही उसके दोनों हाथ लड्डू से भर गए। ये देख रघु को बहुत हैरानी हुई और तभी लड्डू से आवाज आई, तुम हैरान ना हो, मैं एक जादुई तिल लड्डू हूँ। मैं सच्चे लोगों और गरीबों की मदद करता हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगे तुम्हें वो सब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद खुशी से रघु अपने घर पहुंचता है और ये सारी बात अपने परिवार को बताता है। ये जानकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर लड्डू से अपनी जरूरत की सारी सुविधाएं मांग लेते हैं। तभी लड्डू बोलता है, देखो रघु, मुझसे तुम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेना, लेकिन मुझे कभी तुम गलत काम पर उपयोग नहीं करना, नहीं तो मेरी दी हुई सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। फिर रघु तिल के लड्डू का रोजगार शुरू करता है और कई दूसरे काम भी, जिससे और गरीब लोगों को मदद मिल सके और सभी लोगों की मदद भी करने लगता है। ये देखकर मनोहर जलने लगता है। वो इस राज का पता करवाता है और फिर एक दिन लड्डू चुराने के लिए आता है। वो जैसे ही रघु के घर में आता है तो लड्डू उस पर कई अलग अलग तरीकों से हमला करके उठाकर गांव के बाहर फेंक देता है। ध्यान से सुनो मनोहर, किसी इंसान की भूख मिटने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, और तुम तो एक गरीब का अनादर करके प्रसाद भगवान को देने जा रहे थे। अब दोबारा किसी को परेशान किया तो तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे ऐसा भूल कभी नहीं करूँगा। रघु का परिवार गरीब था, जिसका कोई रोजगार भी नहीं था। ठंड बहुत होने के कारण उन्होंने घर में लकड़ियां जलाई होती है, जिसके कारण उनकी झोपड़ी में आग लग जाती है और वो बेघर हो जाते हैं। फिर जब रघु मनोहर से मदद मांगने जाता है तो वो उसे लात मारकर भगा देता है। फिर जादुई तिल लड्डू रघु की मदद करता है और उन लोगों की स्थिति सुधर जाती है। रघु फिर सबकी मदद करने लगता है। शिवपुरा राज्य में हेमंत चंद्र नाम के राजा राज्य करते थे। वो हमेशा दुश्मन राज्य से युद्ध करने में व्यस्त रहते थे। महीनों महीनों तक वो युद्ध किया करते थे और हर बार जीता करते थे। एक बार कुछ दुश्मन राज्य मिलकर एक आश्रम पर हमला कर देते हैं। हमारे राज्य के आश्रम पर हमला हुआ है, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा और सभी को बचाना होगा। हेमंत चंद्र आश्रम में पहुंचते हैं और युद्ध करके उन सभी दुश्मनों को पराजित करते हैं। हेमंत चंद्र वहां के सभी निवासी की जान बचा लेते हैं और महंत जी से आशीर्वाद लेते हैं। महंत जी, कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि इसी तरह मेरी आगे भी जीत होती रहे। महाराज, आप तो हमारे राजा हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात सभी दुश्मनों से बचाव करते हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जी बताइए, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? महाराज, मैं आपको ये तकिया देता हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर ले। इस तकिया को आप हमेशा अपने साथ रखिएगा। महंत जी, इस तकिए से क्या होगा? महाराज, जब भी आप थका महसूस करेंगे आप इस तकिए को रखकर सो जाइएगा। इस तकिए पर सोने के बाद आपको 3 से 7 दिनों का आराम मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, अब मैं चलता हूँ। जी महाराज, भगवान आपकी हमेशा रक्षा करे। हेमंत चंद्र तकिए को ले लेता है और वापस महल आ जाता है। कुछ दिनों बाद अगले युद्ध की घोषणा हो जाती है। इस युद्ध में मैं महंत जी के द्वारा दिए गए तकिया को लेकर चलता हूँ।
हेमंत चंद्र अगले युद्ध पर निकल पड़ते हैं और तकिया को भी अपने पास रख लेते हैं। इस युद्ध में जब भी राजा को थकान महसूस होती, वो कुछ मिनटों के लिए उस तकिए को लगाकर सो जाते थे। उस तकिए पर कुछ मिनटों तक सोने के बाद उन्हें कई दिनों तक का आराम एक ही बार में मिल जाता था। वाह, क्या बात है! महंत जी ने तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज दी है। हेमंत चंद्र वो युद्ध जीतकर वापस महल आ जाता है। ये तकिया तो सच में बहुत फायदेमंद है। इस युद्ध में इसने मेरी बहुत मदद की है, मगर अभी तो कोई भी युद्ध नहीं करना है। एक काम करता हूँ, इस तकिए को अपने बिस्तर पर रख देता हूँ। हर रोज इसी पर सोया करूँगा। हेमंत चंद्र उस तकिए को अपने बिस्तर पर रख देते हैं। जो भी समस्या होती थी, राजा हर रात अपनी पत्नी को बताया करते थे। पता है लीलावती, आज मंदिर के खजाने की चोरी हो गई है। पता नहीं खजाना कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। अब किसने चुराया ये भी नहीं पता लग पा रहा है। तकिया ये सुन लेता है और तुरंत जाकर उस खजाने को खोजकर मंदिर में वापस रख देता है। जब भी कोई समस्या होती थी, राजा अपनी पत्नी को बताते थे। उसके बाद वो तकिया खुद ही जाकर वो समस्या खत्म करके आ जाता था। राजा को पता चलता है मंदिर में वापस खजाना आ चुका है। अरे, कुछ ही दिन पहले तो मैंने लीलावती को ये बात बताई थी कि मंदिर का खजाना गायब हो गया है और अचानक वो चोरी किया हुआ खजाना वापस आ गया। ये तो बहुत ही अचंभित बात है। कुछ मंत्री राजा को पसंद नहीं किया करते थे। वो सब जानबूझकर राजा के लिए मुसीबत खड़े करते थे। ये सब क्या हो रहा है? हम इतनी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं राजा के लिए, मगर सारी मुसीबतें गायब हो जा रही हैं। आखिर कौन है वो जो हमारा काम बर्बाद कर रहा है? लगता है मुझे पता लगाना ही होगा। मंत्री सोचता है आज रात वो सोएगा नहीं और ये पता करेगा। जब मंत्री रात के वक्त बैठकर निगरानी रखे हुए था, तभी देखता है एक तकिया उड़ते हुए राजा के कमरे से बाहर आता है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तकिया उड़कर कहाँ जा रहा है? मंत्री उस तकिया का पीछा करने लगता है। तकिया महल से बाहर आता है और उस दिन जो उन लोगों ने मिलकर राजा के लिए मुसीबत प्रकट की थी, उसे हल करके वापस महल में आ जाता है और राजा के कमरे के अंदर चला जाता है। ये कैसे हो सकता है? जरूर राजा ने कोई जादू किया है। एक काम करता हूँ, अगर मैं इस तकिए को ले लूंगा तब राजा मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगले दिन मंत्री राजा के अंगरक्षक के पास जाता है। सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो तकिया राजा के कमरे में है, उस तकिए को बदलकर तुम्हें ये तकिया वहाँ रखना होगा। ये लो तुम्हारा इनाम। मंत्री राजा के अंगरक्षक को सोने का सिक्का देता है और ये काम करने के लिए कहता है। अंगरक्षक तकिया बदल देता है और वो तकिया मंत्री को लाकर देता है। मंत्री उस तकिए को छुपा देता है। अब देखता हूँ कौन राजा की मदद करता है। धीरे धीरे राजा के ऊपर ढेर सारी मुसीबत आने लगती है। मंत्री और भी ज्यादा मुसीबत राजा के लिए बनाने लगता है। कैसे निकलूं सभी मुसीबत से? एक ही बार में सारी मुसीबत आ गई है। राजा थक हार कर वापस महंत जी के पास जाता है। महंत जी, अब तक मैंने कितने युद्ध किए हैं और जीते भी हैं। सभी दुश्मनों को कैसे हराना है ये सब जानता हूँ, मगर मेरी ही राज्य में पता नहीं कैसे बहुत समस्या शुरू हो गई है और इसका कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। कृपया मेरी मदद करिए। ये कैसे हो सकता है महाराज? आप तो बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी है। आप कैसे ये समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं? ये बताइए, मैंने जो आपको तकिया दिया था, क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तकिया तो मेरे पास ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो तकिया आपके पास होता तो हमेशा आपको मुसीबतों से बचाता। आपने मेरी रक्षा की थी, इसीलिए मेरी साधना से मुझे मेरी रक्षा के लिए जो शक्ति मिली थी, वो मैंने उस तकिए के रूप में आपको दे दिए थे। आप दोबारा जाकर देखिए, वो तकिया आपके पास नहीं होगा। आप जब भी उस तकिए पर सोएंगे, तब आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी और आपको चैन की नींद आएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो तकिया आपके पास नहीं है। हेमंत चंद्र महल आते हैं और तकिया ढूंढने लगते हैं। जो तकिया उनके कमरे में था, वो तकिया लेकर राजा महंत जी को दिखाने जाते हैं।
नहीं, ये वो तकिया नहीं है जो मैंने आपको दिया था। ये तो उस जैसे दिखने वाले तकिया है। राजमहल में आकर सभी को वो तकिया ढूंढने को कहते हैं। अगर मुझे वो तकिया नहीं मिला तो सभी का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुन अंगरक्षक डर जाता है। महाराज, ये सब मंत्री जी ने मुझसे करवाया है। उन्होंने ही बोला था मुझे ये सब करने के लिए। मंत्री राजा के पैरों पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मंत्री वो तकिया महाराज को वापस लाकर देता है। निकल जाओ मेरे महल से और यहाँ वापस कभी लौट कर मत आना। राजा हर रात तकिया को सारी समस्या बताता है और इस तरह धीरे धीरे उसके राज्य की सारी समस्या दूर हो जाती है। एक गांव में साइमन और सीना नाम के पति पत्नी अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम आना और दूसरी का नाम सोफिया था। आना साइमन की पहली बीवी से पैदा हुई थी। आना की सौतेली माँ हमेशा आना को कष्ट देती रहती थी और अपनी बच्ची को आराम से रखती थी। एक सुबह बड़ी ठंड पड़ रही थी। आना, ओ आना, सोए हो अभी तक? जल्दी से उठो, जाओ चाय बनाकर मुझे खाट के पास लाकर दे दो। माँ, बहुत ठंड है माँ, अभी उठ रही हूँ। तुरंत उठ जाओ, नहीं तो मेरी छड़ी उड़ जाएगी। आना किसी तरह ठिठुरते हुए उठी और चाय बनाने लगी। अब झाड़ू पोछा करके कपड़े भी धो ले। खाना अच्छा बनाना, नहीं तो सर पर ही मारूंगी। आना को अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। जब ठंडी कम हुई तब मच्छरों का आतंक शुरू हो गया। घर में 4 मच्छरदानी थी, लेकिन एक फटी हुई मच्छरदानी ही आना के हिस्से में आई। रात को मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह हुई। ओ महारानी, कितना सोएगी? चल उठ जल्दी से, सारा काम पड़ा है। हो माँ, रात भर मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया, इसीलिए सवेरे नींद नहीं खुली। बहाना मत बना, चल चुपचाप काम पर लग जा। सीना, क्यों डांट रही हो बेटी को? तुम बीच में मत बोलो। ये काम धाम नहीं करेगी तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। अच्छा, ये सोफिया जब ससुराल जाएगी तो क्या काम अपने सास से करवाएगी? ओहो, अरे सोफिया तो अभी बच्ची है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं, ये तुम्हारे लाड प्यार और उसकी आलस का नतीजा है। देखो कितनी मोटी हो गई है। काम करने से शरीर फिट रहता है। अब आना को ही देख लो, कितनी चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप तो हमेशा आना की तारीफ करते रहते हैं, जैसे सोफिया आपकी बेटी ही नहीं। आना घर का सारा काम काज करने के बाद मच्छरदानी लेकर उसे सीने लगा। आना बेटी, तुम मेरी मच्छरदानी ले लो और ये मुझे दे दो। मेरी मच्छरदानी में तुम्हें रात भर अच्छी नींद आएगी। देखो, मच्छरों ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से काटा है। जगह जगह निशान बन गए हैं। पापा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपनी मच्छरदानी को सीकर सही कर लूंगी। अब मुझे मच्छर नहीं काटेंगे। माँ ने आना को बगीचे से फूल लाने के लिए भेज दिया। उस राज्य के राजकुमार ने जब आना को देखा तो देखता ही रह गया। आना ने एक नजर उठाकर सुंदर राजकुमार की तरफ देखा और शर्म से लाल हो गई। वो तेज कदमों से घर की तरफ भाग चली। रात होने के बाद सभी लोग सोने चले गए। सोफिया ने देखा कि आना बड़े चैन की नींद सो रही है। वो उसके खाट के पास चली गई और मच्छरदानी में उंगली डालकर छेद करने लगी। इतना ही नहीं, वो चाकू लेकर आई। उसने मच्छरदानी को कई जगह से काट दिया और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। आना की फटी हुई मच्छरदानी में घुसकर मच्छरों ने उसे जगह जगह काट लिया। उसकी नींद हराम हो गई। दूसरे दिन आना के पापा, मम्मी और सोफिया एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आना घर में अकेली थी। वो अपनी फटी हुई मच्छरदानी को लेकर आंसू बहा रही थी।
अचानक एक रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। बालिके, तुम क्यों रो रही हो? मेरी मच्छरदानी फट गई है। रात भर मच्छरों ने काटकर मेरा बुरा हाल कर दिया है और सवेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरी जिंदगी का हाल भी इसी फटी हुई मच्छरदानी की तरह है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत नेक दिल हो। अब तुम्हारे कष्ट के दिन पूरे हो गए हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक नई मच्छरदानी दे रही हूँ। लो, मेरी छोटी बहन सोफिया इसे भी फाड़ डालेगी। मुझे फिर से रात भर मच्छर काटेंगे। बेटा, ये कोई साधारण मच्छरदानी नहीं है। ये एक चमत्कारी जादुई मच्छरदानी है। ये आजीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम जो उचित वस्तु या धन चाहोगी, ये मच्छरदानी तुम्हें दे देगी। इसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से आना को सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सज्जित कर दिया। वो एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमारी की तरह लग रही थी। परी माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परी आकाश मार्ग में उड़कर चली गई। रात हो गई। आना बड़े आराम से नई मच्छरदानी के अंदर सो गई। उसकी छोटी बहन सोफिया और उसकी माँ दोनों उसके खाट के पास आ गए। माँ, ये इतनी बदल कैसे गई? इतनी अच्छी मच्छरदानी इसे कहाँ से मिल गई? बड़े मजे से सो रही है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। चाचा, जल्दी जाकर चाकू लेकर आओ। जल्दी जाओ। सोफिया और उसकी माँ दोनों मिलकर चाकू लेकर मच्छरदानी की तरफ बढ़ी। और ये क्या, मच्छरदानी से तेज किरणें निकली और दोनों माँ बेटी धराशायी हो गई। अरे मर गई रे। अरे बचाओ रे, कमर टूट गई रे, उठा नहीं जाता। अरे मच्छर भी काट रही है। माँ, मेरी भी कमर टूट गई है। मुझे बचाओ। अरे अरे, ये सारे मच्छर मुझे ही खाए जा रहे हैं। अरे ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। अब भी आंखें खोल कर देख लो, एक ना एक दिन पाप का फल जरूर मिलता है। आना से माफी मांगो। आना बेटे, मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझे माफ कर दो। आना ने दोनों माँ बेटी को उठा लिया। उनके राज्य के राजकुमार ने आना के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा और राजकुमार और आना का सुंदर ढंग से विवाह प्रसन्न हुआ। आना राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।